आपका स्वागत है बिंदा स्टोरी पर। आज की कहानी है रोहन और सिया की। चलो शुरू करते हैं। सिया से मेरी शादी एक बहुत सोच समझ कर किए गए बिजनेस मर्जर से शुरू हुई और एक हादसे के साथ खत्म हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे बताऊं। हमारा घर गंगा नदी के सामने एक पेंट हाउस डुप्लेक्स था। सिया के सिग्नेचर लिस्ट स्टाइल में था, जिसमें काला सफेद मुख्य रंग थे। ये एक मॉडर्न आर्ट गैलरी की तरह ठंडा और प्रभावशाली था और हम इसके दो मुख्य साथी थे। 6 महीने तक एक दूसरे को बिना छुए हम अलग अलग कमरों में सोते थे। हर सुबह ठीक 7 बजे वो उठती, एक बेदाग सिल्क के रोब में किचन में जाती और अपने लिए एक पौष्टिक और संतुलित नाश्ता बनाती, हर चीज आखिरी ग्राम तक नापकर। दूसरी तरफ मैं सुबह करीब 7:30 बजे बिस्तर से लड़खड़ाता हुआ उठता, जब तक वो दिन के लिए निकल चुकी होती, और थोड़ा सा दूध और फ्रिज में जो भी ब्रेड होती ले लेता। हम उतने ही विनम्र और दूर थे जैसे पहली बार मिलने वाले बिजनेस पार्टनर। वो मुझे मिस्टर वर्मा कहती थी, मैं उसे मिस सिया कहता था। कभी कभी हमें एक साथ किसी पार्टी में जाना पड़ता था। वो मेरा हाथ पकड़ती, उसका पोस्चर एकदम सही होता, उसकी मुस्कान कैमरे के लिए तैयार होती, लेकिन उसके हाथ की मांसपेशियां हमेशा अकड़ी रहती थी। मैं इसे महसूस कर सकता था, अनावश्यक शारीरिक संपर्क के प्रति एक अंदरूनी अस्वीकृति जो एक गहरी जड़ वाली नजाकत से पैदा हुई थी। मेरा नाम रोहन है और मैं एक बुटीक प्रोडक्शन कंपनी चलाता हूं। वो शर्मा कंसोलिडेटेड एम्पायर की हेड, वो महिला जिसे कॉर्पोरेट दुनिया की आइस क्वीन कहा जाता है। हर कोई मुझसे ऐसी जबरदस्त दौलत और खूबसूरती वाली महिला से शादी करने के लिए जलता था। वे कहते थे कि मैंने पिछले जन्म में जरूर धरती को बचाया होगा। सिर्फ मुझे सच पता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं एक आम चोर हूं जिसने एक देवी का सबसे कीमती खजाना चुरा लिया हो, और मैं अपराध बोध और शर्म में डूब रहा था। मैं हाई स्कूल से ही सिया से प्यार करता था। तब भी वो स्कूल की मशहूर आइस क्वीन थी। परफेक्ट ग्रेड और बेदाग यूनिफॉर्म, उसकी पोनीटेल बिना किसी बिखरे बाल के पीछे बंधी होती थी। और मैं वो विद्रोही बच्चा था जो हमेशा लड़ाई करता था और क्लास बंक करता था। हमारी दुनियाएं आकाश गंगाओं जितनी दूर थी। मैं उसके सबसे करीब तब आया जब मैंने बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान एथलेटिक फील्ड पार करते हुए उसकी परछाई की एक झलक देखी। तो जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि शर्मा और वर्मा परिवारों के बीच अरेंज मैरिज तय हुई है और मेरी दुल्हन सिया शर्मा होगी, तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे अवास्तविक दिन था। एक गुप्त प्यार के आखिरकार सच होने की जबरदस्त खुशी। ये तब तक था जब तक शादी की पिछली रात मेरे पिता ने नशे में मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हें निराश किया और मुझे उस बेचारी लड़की के लिए बुरा लगता है। कंपनी को बचाने के लिए, हमारे कंपनी संकट को ठीक करने के लिए मुझे आसमान जमीन एक करना पड़ा। अपना सारा घमंड निगलना पड़ा और इस शादी के लिए भीख मांगनी पड़ी। शर्मा की लड़की अच्छी बच्ची है, तुम्हें उसके साथ सही बर्ताव करना होगा, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। ये शब्द मेरे सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे। तो जो मैंने सोचा था कि एक सपना सच हो गया है, वो एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। ये सौदा मेरे परिवार की इज्जत से खरीदा और बेचा गया था, और सिया शर्मा, वो लड़की जिसकी मैंने दूर से पूजा की थी, वो निर्दोष बलिदान थी। अपराधबोध मेरे चारों ओर एक बेल की तरह लिपट गया। मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा था। मैं इस तोहफे को कैसे स्वीकार कर सकता था? मैं कभी उसके लायक कैसे हो सकता था? हमारी शादी की रात सिया का सामना करते हुए एक ही सांस में विदा लेते हुए खूबसूरत गाउन में मैंने जबरदस्ती शब्द निकाले। सिया को देखा, मुझे पता है कि तुम शायद ये नहीं चाहती थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम मास्टर बेडरूम ले सकती हो, मैं गेस्ट रूम ले लूंगा। वो जम गई और एक पल के लिए एक भावना की झलक जो मैं समझ नहीं पाया उसके चेहरे पर आई।
इससे पहले कि उसका सामान्य चेहरा वापस आता, उसने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उस दिन से हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। मैंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी, किसी भी हद को पार करने से डरता था। मुझे डर था कि मेरी मौजूदगी एक बोझ की तरह लगेगी। मुझे डर था कि मेरी कोई भी गर्मजोशी उसे हमारी शादी के लेन देन वाले स्वभाव की याद दिलाएगी। मैं उसे अपने माता पिता के घर भी नहीं ले जा सका, इस डर से कि मैं उसकी ठंडी आंखों में आरोप देखूंगा। तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए हम एक ही छत के नीचे रहते थे, अजनबियों से भी ज्यादा दूर, जो रूममेट बनकर खुश थे। उसने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था, अपनी अलग थलग पर्सनैलिटी बनाए रखी। उसने और उसके भयानक अनुशासित शेड्यूल में एकमात्र बदलाव यह था कि उसने बहुत ज्यादा सफाई करना शुरू कर दिया। हमारे पास एक सफाई वाली थी जो हर दिन आती थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ करने को मिल जाता था। मैं काम से घर आता तो उसे पसीने और दस्ताने पहने पहले से ही चमकते हुए फर्श पोंछते या फर्नीचर पॉलिश करते हुए पाता। वो काम पर इस तरह ध्यान लगाकर करती थी जैसे वो सफाई नहीं कर रही हो, बल्कि किसी गहरी दबी हुई नाराजगी को बाहर निकाल रही हो। मुझे लगा कि ये शादी के दिखावे का विरोध करने का उसका तरीका था। हर बार जब मैं उसे सफाई करते देखता तो मेरे दिल में एक तेज चुभने वाला दर्द होता था। ये अजीब था, शादी 6 दर्दनाक महीनों तक चली, जब तक कि होटल की घटना ने हमारे नाजुक संतुलन को तोड़ नहीं दिया। मेरी कंपनी को अभी अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। मैं अच्छे मूड में नहीं था और मेरा सबसे अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर राहुल मुझे जश्न मनाने के लिए ड्रिंक के लिए बाहर ले गया। वो एक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा सोचता था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी दयनीय रूप से बर्फ जैसी है और मुझे बाहर निकालने में मदद करना उसने अपना पवित्र कर्तव्य समझा। उसने मेरे गले में एक के बाद एक ड्रिंक डाली और अगली बात जो मुझे याद है, वो शायद मुझे सहारा दे रहा था जब हम लड़खड़ाते हुए एक होटल के कमरे में पहुंचे। ब्रो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है छोटे आदमी, रात को बर्बाद मत होने देना। उसने आंख मारते हुए फुसफुसाया और गायब हो गया। मेरा सिर घूम रहा था जब मैं बिस्तर पर गिर गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बाथरूम का दरवाजा खुला। एक अजनबी, एक औरत बाथरोब पहने, पूरे चेहरे पर मेकअप के साथ बाहर आई। शराब का नशा गायब हो गया, उसकी जगह घबराहट ने ले ली। बिस्तर से एक झटके में होश आया। तुम कौन हो? मैंने उस औरत पर गुस्सा किया। वो मेरे रिएक्शन से हैरान रह गई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने एक प्रोफेशनल मुस्कान दी। सर, मिस्टर राहुल ने मुझे भेजा है, बाहर निकलो। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। राहुल क्या सोच रहा था? मैं शादीशुदा आदमी था, भले ही सिया के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से जबरदस्ती का था। मैं कभी भी उसके साथ धोखा करने जैसा घिनौना काम नहीं करता। मेरा लहजा सुनकर वो डर गई। उसने अपनी रोब को कसकर पकड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने अपने बालों में हाथ फेरा और निराशा में अपना फोन निकाला रिप्ले करने के लिए। ओह, एक नया। मैंने दरवाजा जोर से खोला और जम गया। सिया के साथ एक हॉल में खड़ा था। उसने एक शार्प ब्लैक पावर सूट पहना हुआ था। सिया एक सिल्वर कैरिन सूटकेस खींच रही थी। वो शायद अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटी थी। उसकी नजरें मुझसे गुजरकर उस औरत पर गई जो अभी मेरे कमरे से निकली थी। फिर उसकी नजरें धीरे धीरे मेरे चेहरे पर लौटी। उस हमेशा शांत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनने लगी। मिस्टर वर्मा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मैं और अभी भी गहरे पानी में हूं। क्या ये तुम हो? रंगे हाथों पकड़े गए। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। खून मेरे सिर में दौड़ गया, फिर उतनी ही तेजी से निकल गया, मुझे ठंडा और सुन्न छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैंने घबराकर समझाने की कोशिश की। शब्द घबराहट में बाहर निकल रहे थे। वो राहुल था, वो बेवकूफ। उसने ये सब सेट किया। उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने बस उसे बाहर निकाल दिया। सिया बस मुझे देखती रही। वो हल्की सी मुस्कान उसके होठों से कभी नहीं हटी। उसकी आंखों की गहराई में
मुझे लगा कि कुछ टूट गया है। उसने दबाव नहीं डाला, चिल्लाई नहीं, उसने बस सिर हिलाया। उसका लहजा लगभग कैजुअल था। ओह, मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी शांति किसी भी आरोप से ज्यादा डरावनी थी। कि मुझे तुम पर विश्वास है, मेरे कानों को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़ता? शायद उसे उम्मीद थी कि मैं धोखा दूंगा। इससे उसे उस शादी से बचने का सही बहाना मिल जाता जो वो शुरू से ही नहीं चाहती थी। घर तक का रास्ता दम घोंटने वाला शांत था। अपार्टमेंट में वापस आकर मैंने खुद को एक गेस्ट रूम में बंद कर लिया। मेरा दिमाग एक अराजक गड़बड़ में था। मेरा फोन बजा, वो राहुल था। मैंने जवाब दिया और तुरंत उस पर बरस पड़ा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? राहुल ने भी उतने ही गुस्से में जवाब दिया, अपनी जिंदगी देखो यार, तुम एक आइस क्वीन से शादीशुदा हो, एक साधु की तरह जी रहे हो। बकवास। क्या तुम्हें उसकी परवाह है? क्या तुमने उसका रिएक्शन देखा? कोई भी नॉर्मल पत्नी हंगामा कर देती, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल के शब्द जहर बुझी तलवार की तरह थे, जो सीधे वहीं चुभे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था। वो सही था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने, मेरी कार, मेरा पछतावा, उसकी नजरों में सब कुछ ठीक करने की मेरी कोशिशें, ये सब शायद एक दयनीय वन मैन शो था। उसकी मेरी तरफ से खुद को बचाने की कोशिश शायद वही दूरी थी जो वो हमेशा से चाहती थी। महीनों का दमन, उस शाम का सदमा और इस पल की निराशा, सब कुछ मुझ पर टूट पड़ा। मैं गेस्ट रूम से बाहर निकला और मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर जोर से खटखटाया। सिया, दरवाजा खोलो। वो अपने पजामे में थी। उसका चेहरा एक खाली मास्क जैसा था। मैंने उसकी शांत आंखों में देखा। मेरा दिल इतने तेज दर्द से सिकुड़ गया कि मेरे गले से शब्द निकालने में मेरी सारी ताकत लग गई। सिया, चलो चलो तलाक ले लेते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम पीली पड़ गई, लेकिन वो एक चीड़ के पेड़ की तरह सीधी खड़ी थी, जो सर्दियों की आंधी का सामना कर रहा हो। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने हल्का सा, लगभग न के बराबर सिर हिलाया। ठीक है। अगले दिन हम सिटी हॉल गए। एक वकील ने मशीनी अंदाज में हमें बताया कि कानून के अनुसार 30 दिन का अनिवार्य वेटिंग पीरियड है। हमें हमारी फाइलिंग की रसीद मिली और हम उस शानदार बिल्डिंग से बाहर निकल आए। सूरज की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ी। मेरे बगल में सिया चुप थी, लेकिन जहां उसने कागज का पतला टुकड़ा पकड़ा हुआ था, वहां उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। मेरे मुंह में कड़वा स्वाद भर गया। आखिरकार मुझे मेरी आजादी वापस मिल गई थी। वो अब इस दुखद शादी में फंसी नहीं रहेगी। मैंने कुछ विनम्रता से कहने के लिए अपना सिर घुमाया, जैसे कि मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं जम गया। क्या मैं सिया के सिर के ऊपर हवा में तैरता हुआ कुछ देख रहा था? एक पारदर्शी चैट बॉक्स हवा में से अचानक प्रकट हुआ। बॉक्स के अंदर स्क्रॉल करते हुए गुलाबी दिलों से बनी टेक्स्ट की एक लाइन खुशी से नाच रही थी। भगवान का शुक्र है वेटिंग पीरियड के लिए। 30 दिन, ये काफी समय है। मुझे अपने हबी को वापस जीतने का मौका इस्तेमाल करना होगा। चलो चलते हैं सिया, तुम सबसे अच्छी हो। मेरा मतलब है सबसे अच्छी। मैंने पलकें झपकाई। मैंने अपनी आंखें मली। मुझे पक्का यकीन था कि मैं स्ट्रेस और पिछली रात की शराब की वजह से मति भ्रम कर रहा हूं, लेकिन नहीं। गुलाबी, बेतुका, प्यारा चैट बॉक्स जिद से मेरे सिर के ऊपर मंडराता रहा। वो तलाक नहीं चाहती थी, वो मुझे वापस जीतना चाहती थी। हबी, क्या वो मुझे अपने मन में इसी नाम से बुलाती थी? खुलासों की बौछार ने मुझे, दिमाग क्रैश हो गया। तुम यहां, राहुल ने फोन किया। उसे मेरी नजर महसूस हुई होगी, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा। शांत चेहरे पर कंफ्यूजन था। क्या हुआ? समझदारी से मेरी तरफ ऐसे घूर रही हो? क्या वो दोबारा सोच रहा है? क्या उसे पता है मुझे छोड़ना चाहता है या नहीं? वो एम जी यही होगा, मुझे पता था।
कि वो मेरी परवाह करता है पिंक टैक्स। इस बार एक बोल्ड बड़े फॉन्ट में ताजा हुआ। मुझे लगा कि मेरा पूरा वर्ल्ड सिस्टमैटिकली खत्म हो रहा है। ये उसका अंदर का मोनोलॉग था। मैं तुम्हारे विचार देख सकता था। इस पागल थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपना गला साफ किया और कैजुअल आवाज में बोलने की कोशिश की। कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था, क्योंकि हम वेटिंग पीरियड में हैं। हम अभी भी कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं और एसेट्स को बांटने में समय लगेगा। उस पीरियड के लिए हमें शायद साथ रहना चाहिए। इससे बात करना आसान होगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी आंखें उसके सिर के ऊपर चैट बॉक्स पर टिकी थी। वो साथ रहना चाहता है। उसने सच में कहा। वो मुझे छोड़ नहीं सकता। उसके मन में मेरे लिए भावनाएं हैं। वो मुझसे प्यार करता है। आसिया, शांत रहो, शांत रहो। अपना कैरेक्टर मत तोड़ो। चैट बॉक्स टेक्स्ट से भर गया, जिसमें सेलिब्रेटरी आतिशबाजी एनिमेशन थे। असली सिया ने हालांकि बस अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, जैसे कि मेरे प्रपोजल के लॉजिक पर ध्यान से विचार कर रही हो, इससे पहले कि वो अपना अनिच्छुक नहीं। लगभग दम घुट गया तो पिछले 6 महीनों से मैं अपने ही सेल्फ पिटी वाले मेलोड्रामा में फंसा हुआ था। पूरी सिचुएशन को गलत समझ रहा था। घर जाते समय सीधा चेहरा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग सच में पूरे रास्ते मैं चैट बॉक्स पर चोरी छिपे नजरें डालता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अभी अभी अनलॉक किया है रियलिटी का एक सीक्रेट लेवल अपार्टमेंट में। वापस आकर मैं बस सोफे पर बैठा ही था कि सिया मेरे पास आई और पिछली रात का मेरा सूट जैकेट पकड़े हुए थी। मैं इसे साफ करवा रही हूं, उसने सपाट आवाज में कहा। उफ, इसमें किसी दूसरी औरत के सस्ते परफ्यूम की बदबू आ रही है। मुझे उल्टी आ रही है। मेरा पति ऐसी चीज नहीं पहनेगा जो उस हार्पी से दूषित हो। ये ठीक होना चाहिए। जिस पर झुका हुआ था उसे 3 दिन और 3 रातों तक ब्लीच में भिगो दो, जब तक कि उस बदबू का एक भी निशान मिट न जाए। उसके सिर के ऊपर स्क्रॉल हो रहे जानलेवा टैक्स को देखते हुए फिर वापस या कॉम पर मैं बस एक साफ सफाई पसंद इंसान हूं। एक्सप्रेशन में अपने होठों से एक आवाज निकलने से नहीं रोक पाया, जिसे मैंने जल्दी से छिपा लिया। प्यारा, वो कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी। मैंने उसी समय एक फैसला किया, ये तलाक नहीं होने वाला था। और सिर्फ यही नहीं, मैं जो भी बहुत बड़ा गलतफहमी आखिरकार आंसुओं और सच्चाई से धुल रही थी। मैं एक और सेकंड भी खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, उसे इतनी जोर से पकड़ा कि काश मैं उसके साथ अपनी हड्डियों में समा जाता। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने उसके कान में दोहराया। मेरी आवाज फटी हुई और भारी थी। मैं एक बेवकूफ हूं, ये सब मेरी गलती है। वो मेरी बाहों में और भी जोर से रोई। उसकी छोटी सी मुट्ठी मेरी पीठ पर धीरे धीरे बज रही थी। मैंने उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को ऊपर उठाया और उसे चूमा, उन ठंडे होठों को चूमा जिन्होंने अभी अभी आरोपों की बाढ़ ला दी थी। ये चुंबन अलग था। ये चैरिटी पार्टी के विनम्र औपचारिक स्पर्श जैसा नहीं था। ये फिर से खोजने की बेचैन खुशी से भरा था। लंबे समय से दबे हुए प्यार का बर्दस्त इजहार, एक गहरी माफी के साथ। एक लंबे पल के बाद मैं थोड़ा पीछे हटा, अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। उसकी आंखों में देखा जो आंसुओं से साफ हो गई थी और चमक रही थी। और अपनी सबसे नरम आवाज में मैंने फुसफुसाया, पत्नी। उसका शरीर कांप गया, ताजे आंसू छलक आए। लेकिन इस बार वो उनके बीच मुस्कुरा रही थी। उसके सिर के ऊपर चैट बॉक्स अब चमकदार आतिशबाजी और दिलों की झरनों से पूरी तरह ढक गया था। उसने मुझे पत्नी कहा, उसने मुझे पत्नी कहा। मैंने उसके आंसू पोंछे। मेरा इंतजार करना। मैंने फुसफुसाया, मैं तुम हारे जागने से पहले वापस आ जाऊंगा। और जब मैं वापस आऊंगा तो हमें बहुत कुछ करना है और बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मुंबई जाने वाली ट्रेन में मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को फोन किया। पिताजी, मैंने कहा जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, जब आपने मर्जर का इंतजाम किया था तो क्या आपको जाकर उनसे भीख मांगनी पड़ी थी? मेरे पिताजी एक पल के लिए चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। हम किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? मैं उनसे भीख क्यों मांगूंगा? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने किया था। तुमने कहा था कि कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें आसमान अजमीन एक करना पड़ा और अपनी इज्जत निगलनी पड़ी ताकि वे मान जाए। ओह,
उन्होंने कहा। उनके सिर पर बल्ब जल गया। मेरा मतलब था कि मुझे मनाने के लिए आसमान जमीन एक करना पड़ा ताकि ये हो सके। मैं प्रार्थना कर रहा था बेटे, भीख नहीं मांग रहा था। तुम्हारे सिर में क्या चलता रहता है? मेरा जबड़ा नीचे गिर गया। इसके अलावा मेरे पिताजी ने अपनी आवाज में एक घमंडी लहजे में कहा, हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिया का विचार था। जब उसके दादाजी ने उसकी राय पूछी तो उसने कहा कि जब तक दूल। हाँ, रोहन वर्मा है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लड़के, तुमने लॉटरी जीत ली। फोन रखने के बाद मैं अपनी सीट पर पीछे झुक गया। नजारे को धुंधला होते हुए देख रहा था। खिड़की से पिछले 6 महीने मेरी जिंदगी के किसी बेतुके कॉस्मिक मजाक जैसे लग रहे थे। इतने समय से जो गिल्ट मुझे कुचल रहा था, वो कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत गलतफ हमी थी। उसने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, उसने मुझे चुना था। मैंने मुंबई में अपना काम रिकॉर्ड स्पीड से खत्म किया, सेलिब्रेशन डिनर छोड़ दिया और पुणे के लिए पहली ट्रेन बुक की। क्यों? मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। अंधेरा था, सिवाय गेस्ट रूम के दरवाजे से आ रही हल्की सी रोशनी के। मेरा पुराना कमरा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं चुपचाप गया और धीरे से दरवाजा खोला। सिया मेरे पुराने सिंगल बेड पर सो रही थी, मेरी सफेद बटन वाली शर्ट में लिपटी हुई। शर्ट उसकी जांघों के बीच तक थी, जिससे उसकी लंबी पतली टांगें दिख रही थी। वो मेरा तकिया पकड़े हुए थी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। चैट बॉक्स अभी भी ईमानदारी से चालू था, हालांकि टेक्स्ट बहुत धीरे धीरे रोल हो रहा था। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि काम पर सब ठीक होगा। वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्या वो इस ट्रिप को भागने का बहाना बना रहा है? अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं वो सच में पागल है। मुझे तुम्हारी याद आती है। उसे इतना छोटा और कमजोर देखकर मेरे सारे शक और हिचकिचाहट खत्म हो गए। मैं गया और बेड के किनारे बैठ गया। उसके माथे से चिंता हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मुझे देख लिया होगा। उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। जब उसने देखा कि मैं हूं, तो उसकी नींद भरी आंखों में शुद्ध खुशी की एक शानदार रोशनी जल उठी। तुम वापस आ गए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज नींद से नरम और भारी थी। हाँ, मैं वापस आ गया हूं। मैं नीचे झुका और उसके माथे पर किस किया। पत्नी, मैं घर आ गया हूं। वो बहुत शर्मा गई। वो असहज होकर हिलने लगी, उठने की कोशिश की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, नीचे झुका जब तक कि हमारी नाकें लगभग छूने लगी। मेरी गर्म सांस उसकी त्वचा पर। हिलना मत, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज भावनाओं से गहरी और भारी थी। चलो इसके बजाय कुछ और करते हैं। ठीक है, उसने मुझे घूरा। उसका दिमाग अभी तक साफ नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग ने तुरंत सब बता दिया। क्या वो कुछ और करता है? क्या इसका मतलब है कि कुछ और? इतनी जल्दी? मैं तैयार नहीं हूं। मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल जाएगा। मैंने उसके प्यारे से घबराए हुए चेहरे को देखा और धीरे से हंसा। तुम्हें तैयार होने के लिए बहुत समय मिलेगा। मैंने उसके होठों को अपने होठों से पकड़ लिया, उसकी हैरानी की सांस को निगलते हुए। उस रात गेस्ट रूम में रोशनी जलती रही। ये बहुत बहुत लंबे समय तक चला। अगली सुबह हम एक मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड पर जागे। फर्श से छत तक की खिड़कियों से धूप आ रही थी। मैं सिया को अपनी बाहों में सोते हुए देखने के लिए एक तरफ मुड़ा। वो बहुत शांत लग रही थी। उसके होठों पर हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आखिरकार हमने मिलकर तय किया कि हम तलाक की अर्जी वापस लेने के लिए सिटी हॉल नहीं जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम बस इंतजार का समय खत्म होने देंगे। उठने के बाद सिया ने अपनी सुबह की रूटीन के बजाय कुछ अजीब किया। वो बैठ गई और एक होम ऑफिस में। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थी। उत्सुक होकर मैं उसके पास गया और देखा कि वो शादी के बाद का एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रही थी। एग्रीमेंट में लिखा था कि वो अपनी सारी पर्सनल रियल एस्टेट, स्टॉक और लिक्विड एसेट्स हम दोनों के लिए एक साझा शादीशुदा प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रांसफर कर रही थी। मैंने भौहें चढ़ाई
तुम क्या कर रही हो? उसने टाइप करना बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रोहन, मेरे पास बहुत पैसा है, ये सब तुम्हारे लिए है, हमारे शेयर करने के लिए। फिर वो रुकी, उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आवाज में एक विनती थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर न जाओ। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे उसे निचोड़ा जा रहा हो। ये औरत जो बाहर से इतनी मजबूत दिखती थी, वो अंदर से इतनी असुरक्षित थी। मैं लैपटॉप के पास गया, उसे कुर्सी से उठाया और कसकर गले लगा लिया। तुम बेवकूफ, मैंने उसके बालों में फुसफुसाया। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा है। उसके दूसरे डर को खत्म करने के लिए उस वीकेंड पहली बार मैं उसे अपने माता पिता के घर ले गया। खाने की टेबल पर मेरी मां ने सिया का हाथ पकड़ा और उस पर प्यार बरसाया, जिससे वो साफ तौर पर घबरा गई। मेरे पिताजी उसके लिए खाना परोसते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। सिया थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसके नीचे मैं देख सकता था कि वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रही थी। खाने के बीच में वो खड़ी हुई और अपना गिलास मेरे पिताजी की तरफ उठाया। पिताजी, धन्यवाद। मेरे पिताजी हैरान दिखे। किस लिए धन्यवाद? उसने मेरी तरफ देखा। उसके गालों पर प्यारी सी लाली आ गई। इस शादी के लिए आसमान जमीन एक करने के लिए। लेकिन असल में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जिस पल मुझे पता चला कि वो रोहन है, मेरा जवाब हमेशा हाँ ही होने वाला था। मेरे माता पिता समझ नहीं पाए, लेकिन मैं पूरी तरह समझ गया। ये मुझे और मेरे परिवार को ये बताने का उसका तरीका था कि मेरे लिए उसकी भावनाएं सच्ची थी और बहुत लंबे समय से थी। घर वापस जाते समय कार में हल्का संगीत बज रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और आखिरकार वो सवाल पूछा जो मेरे मन में चल रहा था। सिया, तुम मुझे कब से पसंद करने लगी? वो शहर की रोशनी देखने के लिए मुड़ी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। हाई स्कूल में, उसने कहा। उस समय तुम वो निडर, लापरवाह बच्चा थे। हर कोई तुमसे डरता था। वे सब तुमसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें चुपके से अपना छाता किसी के लिए छोड़ते हुए देखा। एक आवारा बिल्ली पकड़ी और एक सरणी मैंने देखा कि तुम पहले व्यक्ति होगे जो मुझे पसंद हो। दूसरे स्कूल का बच्चा हमारे एक सहपाठी को धमका रहा था और मैंने तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट पर एक हारे हुए खेल के बाद बार बार अपने शॉट्स का अभ्यास करते देखा, जब तक कि तुम पूरी तरह से थक नहीं गए। वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थी। तुमने सोचा कि तुम भीड़ में छिपकर मुझे देख रहे थे, लेकिन सच तो यह है कि मैं भीड़ में छिपकर देख रहा था। वो जानती थी कि जिस व्यक्ति से मुझे प्यार हुआ था वो उग्र और बहादुर था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से दयालु भी था। इसलिए जब मेरे दादाजी ने पूछा कि क्या मैं वर्मा परिवार के साथ विलय पर विचार करूंगी, तो सबसे पहले मैंने पूछा कि क्या ये तब भी है? जब उसने हाँ कहा तो मुझे पता था कि मेरा जवाब हाँ था। हमारी कहानी मेरे जानने से बहुत पहले शुरू हुई थी। हमारा गुप्त क्रश कभी भी एक तरफा नहीं था। जिस दिन 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि समाप्त हुई, हम सिटी हॉल नहीं गए। इसके बजाय हम घर पर थे और उन विवाह प्रमाण पत्रों को देख रहे थे जिन्हें हमने सुरक्षित रूप से एक दराज में रखा था। जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ी, रंग अविश्वसनीय रूप से चमकीला लग रहा था। मैंने सहज रूप से ऊपर देखा। सिया का चैट बॉक्स देखने की कोशिश की, लेकिन वो चला गया था पारदर्शी बॉक्स जो पिछले महीने से मेरा आदमी था। वो किसी समय गायब हो गया था। मैं एक सेकंड के लिए चौंक गया, फिर मेरे चेहरे पर एक आरामदायक मुस्कान फैल गई। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने बगल में एक महिला को देखने के लिए मुड़ा तो वो पहले से ही मेरी ओर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी साफ चमकदार आंखें एक बिना छिपे प्यार से भरी हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।